हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आरसीएम का, दैट मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऐसे कौन से 8 स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं जो हमारे आरसीएम में कवर होते हैं और कौन से रिसीवर होते हैं कि जो जीएसटी को पे करते हैं। ठीक है, तो आरसीएम में 8 स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं और हमारी 22 सर्विसेज होती हैं जो आरसीएम में कवर होती हैं। ठीक है, 22 सर्विसेज हैं। तो आज भी मैं टोटल आपको 22 सर्विसेज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज जितना कवर होगा हम उतना कवर करेंगे, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे। क्योंकि आप बर्डन लेके पढ़ोगे तो फिर वो आपको ही डिफिकल्ट होगा। आप एक एक चीज़ समझते चलोगे ना तो फिर वो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 22 सर्विसेज होती हैं जो कवर्ड है अंडर आरसीएम। ठीक है भाई, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है कि ऐसे कौन कौन से सप्लायर हैं जो सर्विसेज देती हैं। ठीक है, नेम ऑफ सर्विस, किस टाइप की सर्विसेज है, ठीक है, जो सप्लाई की जा रही है, एंड इसमें सर्विस रिसीव करने वाला रिसीवर कौन है। ऑब्वियस सी बात है, आरसीएम में जो रिसीवर होता है वही जीएसटी को पे करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ऐसे कौन से रिसीवर हैं जो जीएसटी को पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है फॉरेन पार्टी। ठीक है, फॉरेन पार्टी होती है अगर कोई भी सर्विसेज हमारी इंपोर्ट होती है। आपको पता ही होगा इंपोर्ट का मतलब, अगर आउटसाइड इंडिया से अगर हमारे इंडिया में कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट होती हैं तो जिस बिजनेस एंटिटी को जो लोकेटेड होती है इन टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है, जिस भी बिजनेस एंटिटी को वो सर्विसेज इंपोर्ट होती हैं वो बिजनेस एंटिटी लायबल होती है जीएसटी को पे करने के लिए। बट याद रखना, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन OIDAR। OIDAR मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया था, बट एक बताया था कि क्या होता है जब मैं सेक्शन 24 पढ़ा रही थी कि OIDAR में क्या होता है कि वही सेम चीज़ कि इंडिया के बाहर कुछ लोग होते हैं जो हमारे इंडियन सिटीजन्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वही OIDAR की सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे अदर देन क्यों लिखा है, क्योंकि OIDAR की जो सर्विसेज होती है वो फॉरवर्ड चार्ज में होती है। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब सप्लायर पे होता है, इस केस में सप्लायर जीएसटी को पे करता है, रिसीवर नहीं। ठीक है, तो और ऑब्वियसली बात है, हम आरसीएम पढ़ रहे हैं तो आरसीएम में तो रिसीवर जीएसटी को पे करता है और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी को पे करता है। तो इसी वजह से बताया गया कि अगर OIDAR की जो सर्विसेज होती हैं उसमें हमारा जो है सप्लायर जीएसटी को पे करता है, तो इसको छोड़ के, ठीक है, इस सर्विस को छोड़ के अगर कोई भी सर्विस इंपोर्ट होती है फॉरेन पार्टी से, ठीक है, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो जो बिजनेस एंटिटी होती है वो रिसीवर है और वो जीएसटी को पे करेगी। ठीक है, सेकेंड उसके बाद हमारे पास आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसको हम लोग GTA भी कहते हैं। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, बट इसमें 2 केसेस हैं। जब अगर हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है अगर वो 12% का अगर ऑप्ट करती है, अगर वो 12% जो है ऑप्शन को अगर ऑप्ट करती है, ठीक है, तब उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर 5% करेगी तब इस केस में रिवर्स चार्ज होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उन्होंने 12% के ऑप्शन को ऑप्ट किया है तो क्या चीज़ एप्लीकेबल होगा, तब फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। और अगर वो 5% के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस केस में जो रिसीवर है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। तो ये सब पर्सन कौन है, रिसीवर है। ठीक है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोई भी अगर सर्विसेज दे रही है, गुड्स का अगर ट्रांसपोर्ट कर रही है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो अगर इसको ट्रांसपोर्ट करी तो ये जो पर्सन होते हैं ये लोग रिसीवर होते हैं और यही जीएसटी को पे करने के लिए लायबल होते हैं, आरसीएम में कवर होते हैं। ठीक है, बट याद रखना, अगर एजेंसी 12% के ऑप्शन को लेगी तब रिवर्स चार्ज नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज होगा, जिस केस में एजेंसी को ही, क्योंकि एजेंसी कौन है, सप्लायर, तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर को ही जीएसटी पे करना होता है, तो एजेंसी ही जीएसटी को पे करेगी। लेकिन अगर 5% के ऑप्शन को ऑप्ट की तब इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो जो ये लोग रिसीवर है, रजिस्टर्ड पर्सन, फैक्ट्री, सोसाइटी, ये सब जो लोग हैं ये रिसीवर है, इस केस में फिर ये लोग जीएसटी को पे करेंगे। ठीक है, सिंपल। देन इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है कि अगर कोई भी एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट होती है, अगर वो कोई भी एडवोकेट या लीगल सर्विस देती हैं तो जिस भी बिजनेस एंटिटी को देंगी तो वो बिजनेस एंटिटी लायबल होगा। ठीक है, ये लोग रिसीवर है, ये जीएसटी को पे करेंगे।
ठीक है। तो अगर कोई भी एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट होते हैं, अगर ये कोई भी अपनी एडवोकेट या लीगल सर्विस दे रहे हैं, किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज में हमेशा क्या होता है, जिस पर्सन को वो सर्विसेज देते हैं, जो पर्सन इस सर्विसेज को रिसीव करता है, तो लीगल सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी ही आरसीएम में कवर होगी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, ठीक। उसके बाद फिर फोर्थ आता है हमारे पास आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये भी सिंपल है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज दी जाती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो वो बिजनेस एंटिटी हमारी लायबल होती है जीएसटी को पे करने के लिए। ये जो एंटिटी होती है वो आरसीएम में कवर होती है, ठीक है। तो आपको आरसीएम का मतलब तो पता ही है कि जिसको सर्विसेज रिसीव होती है, तो यहाँ पे सर्विसेज रिसीव हो रही है बिजनेस एंटिटी को। सप्लायर कौन है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो जो रिसीवर होता है वो जीएसटी को पे करेगा, इट मीन्स बिजनेस एंटिटी जीएसटी को पे करेगी, ठीक है, सिंपल। ये हो गया हमारे पास फोर्थ केस। देन उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ केस, ठीक है। फिफ्थ केस आता है कि अगर एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देती है किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि अगर एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है किसी भी कंपनी को, तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि सर्विसेज अगर वो देगा किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को देगा तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कंपनी को दे रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका एग्जाम में आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एनी पर्सन, देने वाला बंदा कोई भी है, ठीक है, याद रखना, देने वाले बंदे पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन है, बट रिसीव करने वाला बंदा बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म में से अगर कोई होता है तो इस केस में बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ही होती है जो हमारे आरसीएम में कवर होगी, और बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ही जीएसटी को पे करेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि अगर कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा है ओनली बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो इस केस में यही लोग लायबल होंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि देने वाला बंदा कोई भी है, दे कोई भी सकता है, बट रिसीव करने वाले बंदे ये दो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई और होगा तो आरसीएम कवर नहीं होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डायरेक्टर और बॉडी, कॉर्पोरेट। अगर कोई भी डायरेक्टर या बॉडी, कॉर्पोरेट होती है, अगर वो कोई भी सर्विसेज दे रही है, ठीक है, तो इस केस में उस डायरेक्टर की जो कंपनी होती है या जो बॉडी, कॉर्पोरेट होती है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, वही लोग लायबल होते हैं जीएसटी को पे करने के लिए, ठीक है। बट अब इसमें याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कुछ टाइम पहले ही आया है, ठीक है। अब क्या है इसमें कि अगर ऐसा कोई डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो जीएसटी भी अट्रैक्ट होगा और वो आरसीएम में भी कवर होगा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी डायरेक्टर अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो कंपनी लायबल हो जाएगी, नहीं, कंपनी का वही डायरेक्टर होना चाहिए जो इस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक ऐसा डायरेक्टर अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो जीएसटी भी अट्रैक्ट होगा और आरसीएम में भी कवर होगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है, ठीक है, और कवर्ड है अंडर रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 194, देन अट्रैक्ट जीएसटी एंड आल्सो आरसीएम। सेकंड आता है अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है एंड कवर्ड अंडर रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 192, देन नो अट्रैक्ट जीएसटी एंड आरसीएम। अब मतलब क्या, आप कंफ्यूज होंगे कि 192 और 194 का मतलब क्या है। जो 192 होता है वो सैलरी का होता है और 194 होता है जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सैलरी और रेम्यूनरेशन दोनों अलग होता है, ठीक है। तो 192 है सैलरी का और 194 है रेम्यूनरेशन का। अगर कोई भी डायरेक्टर, ये तो सिंपल है कि अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, केस ही खत्म कि अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी भी और आरसीएम भी है। कन्फ्यूजन आता है कि अगर एक डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है और वो 194 में आता है, इट मीन्स रेम्यूनरेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जीएसटी और आरसीएम दोनों में कवर होगा, ठीक है, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है और 192 मतलब सैलरी में कवर होता है, तो ना ही जीएसटी अट्रैक्ट होता है और ना ही आरसीएम अट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक बार और मैं बोलती हूँ कि अगर ऐसा कोई डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है, तब तो जीएसटी आरसीएम दोनों अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कवर होगा। लेकिन अगर एक ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है 194 मतलब रेम्यूनरेशन में कवर है, तो भी जीएसटी अट्रैक्ट है, आरसीएम अट्रैक्ट है, दोनों में कवर है। लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है और 192 मतलब 192 सैलरी का होता है, अगर सैलरी में कवर है तो ना ही जीएसटी अट्रैक्ट होगा और ना ही हमारा आरसीएम अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
देन उसके बाद हमारे पास अब नया टॉपिक आएगा, ठीक है, इट मीन्स 7th पॉइंट आएगा इंश्योरेंस एजेंट का। ओके।